नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 11 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, उसके बाद कोट देख लेंगे। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एचटी का यानी हिंदुस्तान टाइम्स का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपग्रेड करने से संबंधित। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का आज का। देखो हमारे देश में मोटापा बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे हाईलाइट किया, लेकिन ये लोगों की दिक्कत नहीं है, पब्लिक फेलियर नहीं है, बल्कि पॉलिसी फेलियर है। फूड रेगुलेशन से इतने घटिया है हमारे देश में, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज, इंडिया यूएसए ट्रेड एग्रीमेंट एंड डब्ल्यूटीओ लॉज से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करें। उससे पहले कोट भी देख लीजिए। अगर देखो इंसान देवता होते ना तो किसी प्रकार की सरकार की कोई आवश्यकता ही ना होती। आप इमेजिन कीजिए ऐसा वर्ल्ड जहां पे इंसान देवताओं के रूप हैं, तो फिर देखो ऐसी सिचुएशन में तो कोई किसी से झूठ नहीं बोलेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई किसी से चुराएगा नहीं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन देखो ऐसा है नहीं। वास्तव में ह्यूमन नेचर में ना बहुत सारी कमियां हैं। ह्यूमन नेचर वास्तव में ग्रीडी है। बहुत सारे इंसान अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा के उनकी प्रॉपर्टी चुराते हैं। आप ट्रैफिक लॉज देख लीजिए, अगर ट्रैफिक लॉज ना हो तो सोच के देखो क्या हालत होती है। जाम लगने लगता है, ओवर स्पीडिंग देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। समझ गए? ठीक उसी प्रकार से देखो अगर प्रॉपर्टी लॉज ना होते और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ना होती तो देखो जैसे पहले चलता था, कोई पर्सन दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता, हड़प लेता, ये सब सिस्टम देखने को मिलता। तो कहने का मतलब यही है कि ह्यूमन बींग्स के नेचर में कमियां हैं, तभी तो सरकार की आवश्यकता पड़ी है, तभी तो कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी है और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ी है, ताकि सभी इंडिविजुअल्स अपने अपने राइट्स के साथ जी सकें और दूसरे लोग उनको तंग ना करें। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपग्रेड करने से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेसी टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। ये पूरे आर्टिकल की समरी है। पहले हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आपको दिखाता हूं। देखो ब्यूरोक्रेसी ना किसी भी कंट्री की ना बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। मान के चलिए अगर गवर्नेंस एक बिल्डिंग है ना, तो ब्यूरोक्रेसी उस बिल्डिंग के पिलर हैं। बट देखो दिक्कत ये है, हमारे देश में अब ये जो पिलर्स हैं ना पुराने हो गए हैं, अब इन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता है। समझ गए? ताकि पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस और ज़्यादा बेहतर हो सके, मतलब बिल्डिंग और ज़्यादा बेहतर हो सके। राइटर शुरुआत में बोलते हैं, आजकल देखो आईएएस ऑफिसर्स का राज पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है। जैसे सेबी में माधुरी पुरी बूच नॉन आईएएस ऑफिसर थी, सेबी की चीफ बनी, लेकिन फिर से अब एक आईएएस ऑफिसर को ही सेबी का चीफ बनाया गया है। आरबीआई का चीफ बने कुछ समय के लिए रघुराम राजन, उर्जित पटेल, लेकिन फिर आरबीआई का चीफ बना दिया गया शक्तिकांता दास को। शक्तिकांता दास के हट जाने के बाद में अब उन्हें पीएमओ में लगाया गया है। मतलब आप बड़े बड़े सारे संस्थान देखोगे, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखोगे, आपको आईएएस ऑफिसर्स का राज देखने को मिलेगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो एक इंदिरा गांधी का भी समय था। इंदिरा गांधी के समय में ब्यूरोक्रेसी कमिटेड थी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि ब्यूरोक्रेसी कमिटेड होनी चाहिए। तो उनका ऑब्जेक्टिव तो ये था कि सरकार के प्रति कमिटेड होनी चाहिए, लीडर के प्रति कमिटेड होनी चाहिए। लेकिन बाद में जब क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि मेरा कहने का मतलब था आइडियोलॉजी के प्रति, जैसे सोशलिज्म के प्रति ब्यूरोक्रेसी कमिटेड होनी चाहिए। तो उतने ज़्यादा कमिटेड ब्यूरोक्रेट्स थे इंदिरा गांधी के समय। उस समय भी एक आउटसाइडर थे, आईएएस के बाहर के ऑफिसर थे, मतलब आईएएस नहीं थे, पीएन धार। इनको इंदिरा गांधी के समय में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में, उस समय पीएमएस हुआ करता था, आज तो जिसका नाम पीएमओ है, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में पीएन धार को अपॉइंट किया गया था। और पीएम धार को इंदिरा गांधी ने बोला भी था कि उम्मीद है कि तुम एक ब्यूरोक्रेट नहीं बन जाओगे।
बट देखो आज के समय में तो ऐसा हार्डली होता है कि कोई आईएएस के बाहर का जो इंसान है वो पीएमओ में इंपॉर्टेंट रोल निभाए, ये बहुत मुश्किल है। हमारी गवर्नेंस में देखो एक्सपर्टीज को ना कम वैल्यू दी जाती है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोचो देखो एक डॉक्टर है, सर्जरी कर रहा है, पर देखो उस डॉक्टर को सर्जरी की एक्सपर्टीज नहीं है तो कैसा लगेगा। तो उसी प्रकार से देखो ब्यूरोक्रेट्स, मान लीजिए कोई ब्यूरोक्रेट है वाटर डिपार्टमेंट में पॉलिसी बना रहा है, उसे वाटर डिपार्टमेंट की नॉलेज ही नहीं है तो फिर कैसी पॉलिसी बनेगी। आजकल ना मिनिस्ट्रीज में जो एडोक कंसल्टेंट होते हैं ना, वो देखो आईएएस ऑफिसर से ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, आईएएस ऑफिसर से ज्यादा जानते हैं। ये जो कंसल्टेंट है ना, ये रूटीन टास्क भी हैंडल करते हैं। जैसे कोई मिनिस्टर है, उसको पार्लियामेंट में जवाब देना है, तो मिनिस्टर तो आईएएस ऑफिसर को बोल देता है, जो सेक्रेटरी वगैरह होता है, कि भैया मेरा आंसर तैयार करके दो। लेकिन वो आंसर फिर आईएएस ऑफिसर भी तैयार नहीं करता है, वो फर्दर कंसल्टेंट को बोल देता है कि भैया ये आंसर तैयार करके दो। छोटी से छोटी चीज आज के समय में ना आउटसोर्स हो रही है। ऑफिसर्स कुछ करते नहीं है, आउटसोर्स कर देते हैं। एक्सटर्नल जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, थर्ड पार्टीज, उनको काम दे दिया जाता है कि ये क्वेश्चन फ्रेम कर दो, इसके इतने रुपए ले लो। स्टेट सेक्रेटरिएट्स में तो देखो हालात और भी खराब हैं। ऑफिसर्स का ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। टेन्योर जो है ऑफिसर्स का इतना छोटा होता है कि एक्सपर्टीज उस ऑफिसर की डेवलप ही नहीं हो पाती। और जो कंसल्टेंट की हम बात कर रहे थे ना, ये प्राइवेट कंसल्टेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सरकार को, अब इन कंसल्टेंट का कार्यकाल भी ना इस बात पे डिपेंड करता है कि वो आईएएस ऑफिसर्स या पॉलिटिशियंस की ईगो को मैनेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कंसल्टेंट्स को इसलिए हायर नहीं किया जाता कि वो अच्छे हैं काम में, मेरिट के बेसिस पे हायर नहीं किया जाता, बल्कि कौन ईगो को अच्छे से मैनेज कर सकता है ऑफिसर्स की या फिर पॉलिटिशियंस की, उनको फिर फर्दर कंटिन्यू किया जाता है। जो चापलूसी अच्छी कर ले, बाकी कंसल्टेंट को फिर फर्दर टेंडर नहीं दिया जाता है। तो ये सब चलता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं जो पॉलिसी डिसीजंस है ना, वो बिना एडुकेट स्क्रूटिनी के लिए जाते हैं। मतलब प्रॉपर एनालिसिस होता ही नहीं है, सिर्फ जो अभी अर्जेंट है वही कर दो, ये वाली अप्रोच अपनाई जाती है। पूरा सोच समझ के पॉलिसी नहीं बनाई जाती। जो अर्जेंट है कर दो यार, बाद का बाद में देखेंगे, उस टाइप की सोच होती है। पॉलिसी का वैसे असली काम कंसल्टेंट करते हैं और कंसल्टेंट परमानेंट नहीं है। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है? देखो इन सब चीजों का इंपैक्ट जानते हो किनके ऊपर पड़ता है? सबसे पहले तो सिविल सर्वेंट्स। कई सिविल सर्वेंट्स देखो ऐसे हैं जो एक्सपर्टीज करना, डेवलप करना चाहते हैं, बट देखो इतना जल्दी जल्दी उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है कि वो एक्सपर्टीज डेवलप ही नहीं कर पाते। दूसरा, कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट। ऐसे कंसल्टेंट जो सक्षम हैं, कॉम्पिटेंट हैं, बट वो ईगो मैनेज नहीं कर पाते, चापलूसी नहीं कर पाते, तो इसलिए उनकी एडवाइस नहीं सुनी जाती, उनको हायर ही नहीं किया जाता। फिर देखो बिना प्रॉपर स्क्रूटिनी के, छानबीन के, एनालिसिस के पॉलिसी बना दी जाती है, तो इसका नुकसान किसको होता है? इसका नुकसान होता है जनता को, बिजनेसिस को। और कई बार तो ऐसा होता है बिना सोचे समझे पॉलिसी बना दी जाती है तो उसे बार बार रिवाइज किया जाता है। आप जीएसटी देख लीजिए, जीएसटी अपने आप में कानून अच्छा है, लेकिन जीएसटी का इतना रिवीजन हुआ है, इतना रिवीजन हुआ है, आप पूछो मत। जो मेरे फ्रेंड सर्कल में आईआरएस ऑफिसर्स हैं ना, तो वो बताते हैं, मान लीजिए जीएसटी एक चादर है, कंबल है या फिर चादर है। अब बाद में होता क्या है, यहां से मान लीजिए चादर फट गई तो यहां पे एक कपड़ा लगा दिया, यहां से फट गई तो एक कपड़ा लगा दिया, यहां से फट गई तो एक कपड़ा लगा दिया। तो अब जीएसटी एक चादर है ना, तो इसके जगह जगह कपड़े लगाए जा चुके हैं। इसका कहने का मतलब यह था कि इतनी बार रिवीजन हो गया है जीएसटी, इतनी बार रिवीजन हो गया है, जहां से कोई कमी निकलती है एक फर्दर रूल निकाल दिया जाता है, जहां से कमी दिखती है फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए रूल निकाल दिया जाता है। हर जगह बस छोटे छोटे कपड़े लगाए हुए हैं, कैसे ना कैसे करके जीएसटी को कंटिन्यू किया जा सके। पहले से आप सोच समझ के जीएसटी लेके आते तो कितना अच्छा होता, बजाय इसके कि आप अभी सैकड़ों बार जीएसटी को रिवाइज कर चुके हो। कई बार देखो ब्रिटिश राज को दोष दे दिया जाता है कि ये ब्रिटिश राज के समय की ब्यूरोक्रेसी है, इस वजह से दिक्कत है। बट देखो आपको एक चीज बता दूं, जो राइटर बोलते हैं, ब्रिटिश रूलर्स ना एक्सपर्टीज
की वैल्यू किया करते थे। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली जो इंडियन सिविल सर्विस हुआ करती थी ना उस समय, आईसीएस ऑफिसर्स में ना कुछ को सेंट्रल इकोनॉमिक मैनेजमेंट टूल में रखा गया था, पूल में रखा गया था, सॉरी टूल नहीं पूल, मतलब वो आईसीएस ऑफिसर्स जिनको थोड़ी बहुत इकोनॉमी की नॉलेज थी ना, उनका अलग से एक पूल बनाया गया था और उनको फिर इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में पोस्टिंग दी जाती थी। बट हमारे देश में ऐसा नहीं होता। देश आजाद हुआ था तब भी इसे फॉलो किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटर जैसे देखो एस भूथालिंगम, एल के झा, ये इसी पूल से थे, सेंट्रल इकोनॉमिक मैनेजमेंट पूल से थे, ये इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इवन 1984 में ना एल के झा ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने ये बोला था कि इसी प्रकार की स्पेशलाइजेशन को वापस लाना चाहिए जैसा ब्रिटिश राज के समय में था, बट इसे फॉलो नहीं किया गया। 1998 में ना एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट प्रभु घाटे, इन्होंने ना 1998 में ईपीडब्ल्यू मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल में इन्होंने लिखा था कि इंडिया शायद एकमात्र ऐसा बड़ा इंडस्ट्रियलाइजिंग देश है जहां पे देखो जो एलीट जर्नलिस्ट सिविल सर्वेंट्स है ना, वो वर्चुअली देखो सरकार में सारी की सारी टॉप जॉब पर उनकी मोनोपोली है, लेकिन उनके पास में एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पे सारी टॉप जॉब्स आईएएस के पास में मोनोपोली है, आईएएस ऑफिसर्स की, लेकिन एक्सपर्टीज उनके पास में बिल्कुल भी नहीं है। तो राइटर यहां पे ना एक अच्छा सॉल्यूशन देते हैं। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक आईएएस-एफ यानी फील्ड, एक आईएएस-पी यानी पॉलिसी। ये जो आईएएस-पी वाला कैडर होगा ना, इसमें देखो पॉलिसी एनालिसिस, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग, ये सब होगा। और आईएएस-एफ वाला कैडर होगा ना, इसमें देखो फील्ड काम पे फोकस होगा, लॉज को इंप्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, ये सब। तो दो पार्ट्स में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को डिवाइड कर दो। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पी यानी पॉलिसी जो हो ना, इसके फीचर्स किस प्रकार से हों? फीचर्स देखो इस प्रकार से हों, इसमें एंट्री और एग्जिट के नॉर्म्स थोड़े आसान होने चाहिए। मतलब एकेडमिया, यूनिवर्सिटीज से, प्राइवेट सेक्टर से, यहां से एक्सपर्ट्स को इस कैडर में शामिल होने का मौका मिले। जो आईएएस पॉलिसी वाला कैडर हो ना, इसमें देखो ऑफिसर्स को गवर्नमेंट के बाहर भी काम करने का मौका दिया जाए। उनको बोला जाए कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करके वापस आना चाहते हो, एनजीओ में काम करके वापस आना चाहते हो, तो आ जाओ, क्योंकि आप नए आइडियाज लेके आओगे, हम आपको आने देंगे। तो इस प्रकार से आईएएस-पी के जो ऑफिसर होंगे उन्हें बाहर का भी एक्सपोजर मिलेगा, बाहर भी काम करने का मौका मिलेगा, फिर वापस आके वो ज्वाइन कर सकेंगे। और देखो बाहर का काम बल्कि अप्रेजल में ना, प्रमोशन में पॉजिटिवली कंसिडर होना चाहिए। हाँ भाई, ये ऑफिसर आईएएस पॉलिसी कैडर का है और उसने बाहर किसी दूसरे एनजीओ में जाके काम किया था, वापस आ गया, तो इसको थोड़ा अच्छा अप्रेजल दिया जाए, ये तो पॉजिटिव चीज है, ऐसा माना जाए। फिर ये बोलते हैं राइटर, और जो इवैल्यूएशन है ना यानी प्रमोशन है, वो सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, वो पॉलिसी इनोवेशन पे आधारित होना चाहिए। जो ऑफिसर आईएएस-पी कैडर में ज्यादा इनोवेशन लेके आया है ना, तो उसको ज्यादा प्रमोशन दिया जाए, ना कि सीनियरिटी के बेस पे। सोचो देखो, एक क्रिकेट टीम है, अगर क्रिकेट टीम में सारे ही बैट्समैन हैं तो क्या वो टीम बढ़िया कर पाएगी? नहीं। वो टीम देखो तभी अच्छा कर पाएगी जब उसमें एक्सपर्ट्स होंगे, बॉलिंग के अलग एक्सपर्ट, बॉलर, बैटिंग के अलग एक्सपर्ट्स, बैट्समैन, कीपिंग के अलग से एक्सपर्ट, कीपर, तो अलग अलग स्पेशलिस्ट होंगे, तभी वो टीम बढ़िया कर सकती है, अदरवाइज टीम अच्छा नहीं करेगी। और गवर्नमेंट में ना ओपन डोर पॉलिसी का मतलब आईएएस ऑफिसर में बाहर के लोग नहीं आने चाहिए, इसका ना आमतौर पे इसलिए विरोध किया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं इससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई रिलायंस का अधिकारी इस्तीफा देके एज ए सेक्रेटरी ज्वाइन कर लेता है सरकार में, तो डर तो है ना कि वो रिलायंस का ऑफिसर एज ए सेक्रेटरी अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर यानी रिलायंस की मदद करेगा गवर्नमेंट में काम करते हुए, अब तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डर रहता है। तो राइटर बोलते हैं इसे दूर करने के लिए ना डिस्क्लोजर नॉर्म होने चाहिए, मतलब सभी कनेक्शन पब्लिक होने चाहिए। इस ऑफिसर का इससे कनेक्शन रहा है पास्ट में, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, वापस में प्राइवेट जाने से पहले कुछ टाइम गैप जरूर होना चाहिए,
डिसीजन मेकिंग में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब अगर आप देखो सख्ताई से चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे तो ये ओपन डोर पॉलिसी में कोई कमी नहीं है, और बाहर के लोग बल्कि सर्विस में आएंगे तो वो एक्सपर्टीज लेके आते हैं। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में देखो ये बोलते हैं, गवर्नेंस जो है वो सिर्फ पावर और एडमिनिस्ट्रेशन का खेल नहीं है, एक्सपर्टीज भी देखो इक्वली इंपॉर्टेंट है। समझ गए, सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा, एक्सपर्टीज होना जरूरी है। सिस्टम में रिफॉर्म लाना जरूरी है ताकि पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस नॉलेज ड्रिवन हो, एविडेंस बेस्ड हो पॉलिसी मेकिंग। अगर देखो रेडिकल रिफॉर्म नहीं लेके आए ना, तो फिर देखो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो इसी प्रकार से नॉलेज प्रूफ रहेगी, नॉलेज उनमें होंगी नहीं, और पॉलिसी जो बनेंगी वो घटिया बनेंगी, और सिटीजन्स जो हैं वो सफ़र करते रहेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, घटिया फूड रेगुलेशंस की वजह से हमारे देश की जनता में जो मोटापा है वो बढ़ रहा है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये इन्फोग्राफिक है इस आर्टिकल का, डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। देखो कॉन्टेक्स्ट तो आपको पता है, ऑलमोस्ट 10 एक दिन पहले हमने ये ओबेसिटी से संबंधित आर्टिकल एक डिस्कस किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बोला था ऑयल कंजम्पशन को 10% कम करो, मोटापा देश की जनता में बढ़ रहा है। और मोटापा देखो सिर्फ अडल्ट्स में नहीं बल्कि बचपन से ही बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा के मुताबिक हर 4 में से एक जो अडल्ट है ना वो मोटा है यानी ओबीस है, और हर 4 में से एक अडल्ट या तो डायबिटिक है या फिर प्री डायबिटिक है। तो सिचुएशन ये आ गई है। और इवन प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस मुद्दे को उठाया ही उठाया। इकोनॉमिक सर्वे 2025 में भी इस पर बात हुई। सॉल्यूशंस के लिए हेल्थ टैक्स जैसा स्टेप सजेस्ट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे 2025 में कि हेल्थ टैक्स लगाया जाए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ऊपर। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मतलब वो फूड जिसमें देखो प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स ये सब ऐड किए गए होते हैं, जैसे चिप्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ऊपर हेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, ये महंगे बिके और जनता इन्हें कम खरीदे, ऐसा प्रपोजल दिया गया इकोनॉमिक सर्वे 2025 के द्वारा। बट देखो दिक्कत ये है, राइटर बोलते हैं हमारे इंडिया के फूड रेगुलेशंस और फूड पैकेट्स के ऊपर जो लेबलिंग होती है उससे संबंधित रेगुलेशंस, एडवर्टाइजिंग लॉज, ये सब ना बहुत ज़्यादा वीक हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा वीक है। इनकी वजह से जो जंक फूड बनाने वाली कंपनीज है ना वो धड़ाधड़ दबादब प्रॉफिट कमा रही हैं और पब्लिक हेल्थ खतरे में पड़ रही हैं। तो हम देखते हैं कैसे ये जंक फूड वाली जो कंपनीज है ना वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। राइटर सबसे पहले एग्जांपल देते हैं इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग का। इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग सितंबर 2022 में ना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने ना एक हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। यह सिस्टम देखो हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया था, जिसमें ना अलग अलग टाइप के जो फूड थे ना उनको रेटिंग दी जाती थी 0.5 से लेके 5 स्टार के बीच में। बट देखो ये सिस्टम गलत साबित हुआ। गलत साबित का मतलब ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ और मिसलीडिंग साबित हुआ। जैसे देखो बिस्किट है, जो बिस्किट है ना अनहेल्दी होता है, उसको 2 स्टार मिल जाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक है, अब एक सॉफ्ट ड्रिंक में ना 1 गिलास सॉफ्ट ड्रिंक आप पियोगे जैसे कोका कोला, उसमें ना 9-10 स्पून शुगर होता है। समझ गए? अंदाजे से है 1 गिलास कोका कोला या पेप्सी में 9-10 चम्मच मीठा होता है, शुगर होता है। उसको भी 5 में से 2 स्टार मिल गए। हाउ दिस इज पॉसिबल? इवन देखो कॉर्नफ्लेक्स में भी शुगर और सोडियम ज्यादा होता है, उसको भी 3 स्टार मिल जाते हैं। तो आप ही बताओ ये सिस्टम हेल्थ वार्निंग दे रहा है या फिर लोगों को कंफ्यूज कर रहा है? तो ये सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। RTI का आंसर ये बताता है कि FSSAI ने ना IIM अहमदाबाद की स्टडी पर रिलाय किया इस सिस्टम के लिए, लेकिन कभी भी क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं किया इस सिस्टम को। फिर दूसरा पॉइंट राइटर देते हैं
राइटर पहले एक बात बोलते हैं, चिली एक देश है। अब चिली में ना फूड पैकेट्स के ऊपर ना इस प्रकार से लेबल आए, हाई इन शुगर, सोल्ट, फैट। जब देखो इस प्रकार की लेबलिंग लगाई गई ना फूड पैकेट्स के ऊपर, तो चिली में जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ना उसकी कंजप्शन 24% तक कम हो गई। तो हमारे देश में ये क्यों नहीं किया जाता? फिर नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, 2021 में FSSAI ने ना एक ड्राफ्ट बनाया था। ड्राफ्ट में यह डिसाइड किया गया था कि ट्रैफिक लाइट वार्निंग लेबल सिस्टम यूज किया जाएगा। मतलब फूड पैकेट के ऊपर अगर रेड लाइट लगा है, इसका मतलब ज्यादा शुगर, फैट और सोल्ट। अगर येलो लाइट लगी है फूड पैकेट के ऊपर, इसका मतलब है मॉडरेट लेवल का शुगर, फैट एंड सोल्ट। और ग्रीन लाइट मतलब हेल्दी फूड। तो यह सिस्टम यूज करने के लिए FSSAI ने ड्राफ्ट निकाला था। यह सिस्टम देखो कंज्यूमर के लिए बेटर होता, बट फूड इंडस्ट्री की लॉबिंग के चलते FSSAI ने ना इस सिस्टम को ड्रॉप कर दिया। समझ गए? तो ये गलती कर दी इन्होंने। ऐसा लगता है FSSAI जिसका काम है फूड रेगुलेशंस लेके आना, वो इंडस्ट्री की साइड है ना कि जनता की साइड। अब इसके बाद देखो एडवर्टाइजमेंट से संबंधित पॉइंट आता है। इंडिया में ना एडवर्टाइजमेंट के लिए 4 लॉज हैं। कौन कौन से 4 लॉज हैं? सबसे पहले है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021, फूड एडवर्टाइजमेंट से संबंधित। फिर देखो FSSAI रेगुलेशन है, इवन ये नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान 2017 है। नेक्स्ट ये जो फूड मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज है ना, इनका सेल्फ रेगुलेशन भी है। इस प्रकार से फूड कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करने के लिए 4 लॉज हैं, बट ये इफेक्टिव नहीं है। जैसे सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 देखिए। ये जो एक्ट है ना, ये वैसे तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को रोकता है, मगर ये एक्ट ये नहीं बताता कि फूड एड्स में शुगर, फैट या सोल्ट का सच बताना जरूरी है या नहीं है। इस वजह से देखो कोला ड्रिंक्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की एड ना बिना प्रॉपर हेल्थ इंफॉर्मेशन दिए खत्म हो जाती है। फिर आता है दूसरा कानून जो इनइफेक्टिव है, वो है FSSAI का रेगुलेशन। FSSAI का जो रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट संबंधित, वो कहीं पर यह डिफाइन नहीं करता कि हाई फैट, सोल्ट, शुगर या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आखिरकार हैं क्या। मतलब FSSAI का जो रेगुलेशन है ना, वो डिफाइन ही नहीं करता कि ऐसे फूड हैं कौन से जिसमें हाई फैट, शुगर एंड सोल्ट कंटेंट है, या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं कौन से। कम से कम आप एक थ्रेशोल्ड तो डिसाइड करो ना कि हाँ भाई इससे ज़्यादा शुगर अगर होगा तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आएगा, या फिर हाई फैट, सोल्ट, शुगर वाली कैटेगरी में आएगा। आप एक थ्रेशोल्ड बना के डिफाइन तो करो। फिर देखो 2017 में ये नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान 2017 आया। इसमें ना हाई इन फैट, शुगर एंड सोल्ट फूड के एड्स पे ना रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कही गई, लेकिन देखो आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ बात ही कही गई थी। इस नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान 2017 में एक्शन कोई नहीं लिया गया, सिर्फ बातें करके छोड़ दी गई। फिर आता है सेल्फ रेगुलेशन फूड प्रोसेसिंग कंपनीज का। देखो फूड इंडस्ट्री खुद ही डिसाइड करती है कि कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, और खुद के फायदे के लिए ये लूप होल्स ढूंढते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? जंक फूड की एग्रेसिव मार्केटिंग चल रही है, और बचपन से ही बच्चों को एडिक्ट बनाया जा रहा है। स्टडीज देखो ये बताती हैं कि जंक फूड एड्स अगर बैन हो जाएं तो बचपन में मोटापे का जो रेट है ना, वो बहुत कम हो जाएगा। लास्ट में बात आती है सजेशंस की। इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे सजेशंस दिए गए हैं, तो उनको इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आप ना इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग सिस्टम को खत्म करो और वार्निंग लेबल अडोप्ट करो। सीधा सीधा वार्निंग होनी चाहिए फूड पैकेट के ऊपर कि ये जो फूड आप कंज्यूम करने जा रहे हो ये हाई इन शुगर, फैट एंड सोल्ट है। जैसा चिल्ली में फायदा हुआ वैसा ही फायदा होगा, ये रेटिंग से कोई फायदा हो नहीं रहा है। दूसरा, क्लियर डेफिनेशंस और लिमिट फिक्स करो। मतलब आप बताओ
कि हाई इन फैट शुगर एंड सोल्ट फूड कौन सा है, क्या थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर कोई फूड हाई इन फैट शुगर एंड सोल्ट कहलाएगा, कौन सा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहलाएगा, ये सारी चीज़ें आप लिमिट डिसाइड कर लो। फिर है जो जंक फूड की एड्स है ना, उन पे देखो स्ट्रिक्ट बैन लगाया जाए। टीवी पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सब जगह जंक फूड की एड्स पे बैन लगाया जाए या फिर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो। बच्चों के शोज और इवेंट्स में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की एड को बिल्कुल अलाउड नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, सरकार को देखो कैंपेन भी चलाना चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में न्यूट्रिशन एजुकेशन जरूरी है। कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है, इंडिया में जो मोटापा है ना, वो देखो पॉलिसी की वजह से आ रहा है। खराब पॉलिसी है, पब्लिक फेलियर नहीं है, ये पॉलिसी फेलियर है। प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्दी इंडिया का विजन तो दिया, मगर सिर्फ देखो बोलने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री हैं, सरकार में हैं, पॉलिसी चेंजेस से काम चलेगा। अगर स्ट्रिक्ट फूड लेबलिंग हो, एड रेगुलेशन हो, अवेयरनेस कैंपेन हो, तो फिर देखो ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड डब्ल्यूटीओ के लॉज। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये समराइज्ड आर्टिकल है इन्फोग्राफिक की फॉर्म में। शुरुआत में देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है, 13 फरवरी 2025 को ना प्रधानमंत्री मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में ना एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट पे बात हुई। ये एग्रीमेंट था बीटीए यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो दोनों देशों के बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करेगा। लेकिन इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का एग्जैक्ट स्कोप क्या है, किस किस को कवर करेगा, किसको कवर नहीं करेगा, अभी तक ये नहीं पता है। दोस्तों देखो, जब दो देश आपस में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं ना, तो एक मेजर चैलेंज ये होता है डब्ल्यूटीओ के लॉज का कॉम्प्लायंस। मतलब जो भी ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच में साइन हुआ है, वो डब्ल्यूटीओ के लॉज को कंप्लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अगेंस्ट है। डब्ल्यूटीओ आपको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल तो ठप पड़ी है, लेकिन वैसे 1995 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। विभिन्न देशों के बीच जो ट्रेड होता है ना, फेयर कंपटीशन हो, ट्रेड में नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, तो इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए डब्ल्यूटीओ का निर्माण हुआ था। आजकल ठंडे बस्ते में है। डब्ल्यूटीओ से पहले जो बॉडी हुआ करती थी, वो हुआ करती थी गैट, GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, लेकिन इसे रिप्लेस करके 1995 में डब्ल्यूटीओ बना। अब राइटर बोलते हैं डब्ल्यूटीओ का ना एक प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है MFN का, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। MFN का प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर देखो आप एक कंट्री को ट्रेड बेनिफिट देते हो ना, तो वही ट्रेड बेनिफिट आपको सभी देशों को देना होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर इंडिया यूएसए से मोबाइल फोन 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगा के इंपोर्ट कर रहा है ना, तो जापान और कोरिया से इंपोर्ट होने वाले फोन पर 10% से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकता, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता किसी देश को इंडिया MFN के तहत। आप बोलोगे सर ये फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन होते हैं। जी हम MFN के कंसेप्ट में ना एक एक्सेप्शन है, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर इंडिया यूएसए के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है ना, उसमें अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके टैरिफ को कम कर देता है, तो इसे MFN के प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। यानी किसी देश से इंपोर्ट होने वाले माल पे इंडिया को अगर टैरिफ कम करने हैं ना, तो इंडिया FTA करके कर सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके उस देश से इंपोर्ट होने वाले माल पे टैरिफ कम कर सकता है। यह मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं होगा। यानी FTA एक एक्सेप्शन है मोस्ट फेवर्ड नेशन के कंसेप्ट में। बट राइटर ये बोलते हैं यहां पे, देखो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, वो भी इतना इजीली नहीं होता। फ्री ट्रेड में एग्रीमेंट को एक्सेप्शन तभी मिलती है MFN में, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट WTO के रूल्स को फॉलो करें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब जब दो या दो से अधिक देश डिसाइड करते हैं कि वो आपस में ट्रेड करेंगे बिना टैरिफ के या फिर बहुत कम टैरिफ के, ट्रेड बैरियर्स हम हटा देंगे,
जैसे इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती है या फिर टैरिफ लगते हैं, वो सब हम हटा देंगे। जब ये डिसाइड किया जाता है दो से अधिक देशों के द्वारा, तो वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो WTO देखो मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल में ना FTA को एक्सेप्शन तभी देता है, सबसे पहला पॉइंट, जब FTA ना सब्सटेंशियली ऑल द ट्रेड को कवर करता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक IT सेक्टर पकड़ लिया, एक टेक्सटाइल सेक्टर पकड़ लिया और ये बोल दिया कि सिर्फ इन दोनों सेक्टर पे हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, बाकियों पे लगाएंगे। तो ये FTA नहीं हुआ। FTA वो होता है जो लगभग सभी सेक्टर्स को कवर करता है। यहां पे देखो सब्सटेंशियली ऑल द ट्रेड को कवर करता है। 2-3 चीजें आपने छोड़ दी अलग बात है, ऐसा नहीं कि 2-3 चीजों पे ही आप टैरिफ नहीं लगाओगे, बाकियों पे लगाओगे, तो फिर वो FTA नहीं कहलाएगा। FTA का स्कोप बड़ा होता है, लगभग सभी सेक्टर्स कवर होते हैं। जब दो देशों के बीच में FTA साइन हो जाता है ना, फिर उसको देखो WTO में नोटिफाई करना जरूरी होता है, WTO को बताना जरूरी होता है कि देखो भैया हमने FTA साइन कर लिया है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। और FTA के इकोनॉमिक बेनिफिट्स हर देश में वेरी करते हैं। जैसे इंडिया आसियान के साथ में इंडिया ने FTA साइन किया, अलग बेनिफिट्स हैं। USA के साथ में साइन इंडिया अगर कर लेता है तो अलग बेनिफिट्स हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट देखो ये है, US इंडिया जॉइंट लैंडर्स स्टेटमेंट में ना BTA का मेंशन है, FTA का मेंशन नहीं है। BTA मतलब बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है ना, ये सभी सेक्टर्स को कवर नहीं करेगा, ये थोड़ा बहुत ट्रेड कवर करेगा इंडिया और US के बीच में। तो BTA साइन होता है तो फिर देखो इसको एक्सेप्शन शायद ना मिले, ये राइटर बोलना चाहते हैं WTO से। FTA को तो मिल जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, जो सब्सटेंशियली सभी सेक्टर्स को कवर करता है, लेकिन BTA छोटा होता है, ये तो थोड़े बहुत सेक्टर्स को कवर कर लेता है। सिर्फ टेक्सटाइल को कर लिया, एग्रीकल्चर को कर लिया, 2-3 को कर लिया। तो अगर BTA साइन होगा इंडिया और US के बीच, तो फिर तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का वायलेशन हो गया ना, उस प्रिंसिपल का वायलेशन हो गया। अब देखो फिर एक पॉइंट ये आता है राइटर के द्वारा कि देखो डोनाल्ड ट्रंप की ना एक पॉलिसी है रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जो देश हम पे जितना टैरिफ लगा रहा है हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। बट देखो ट्रंप की ये जो पॉलिसी है ना रेसिप्रोकल टैरिफ वाली, ये WTO रूल्स के अगेंस्ट है। WTO में ना एक स्पेशल प्रोविजन है, मैं आपको दिखाता हूं। WTO में स्पेशल प्रोविजन क्या है, अरे कहां गुम हो जाते हैं चीज, चलो बता देता हूं, आगे आ जाएगा। WTO में ना स्पेशल प्रोविजन है एक स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का, यानी S&DT प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है WTO का, इसके अकॉर्डिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनको कंसेशन मिलते हैं जब डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्री को अपना माल एक्सपोर्ट करें। तो US रेसिप्रोकल टैरिफ की बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री को कंसेशन जो मिलते हैं, कम टैरिफ जो US लगाता है उनके माल के ऊपर, वो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के अंडर लगाता है कम टैरिफ US से इंडिया जैसे देशों से जब माल इंपोर्ट करता है तब। तो रेसिप्रोकल टैरिफ अगर US लगाता है तो वो WTO के रूल्स के अगेंस्ट होगा। अब राइटर सॉल्यूशन भी देते हैं, तो क्या सॉल्यूशंस हैं? प्रॉब्लम ये थी ना कि जो BTA इंडिया और US के बीच साइन होगा, ये एक प्रकार से मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले प्रिंसिपल का वायलेशन होगा। तो राइटर बोलते हैं BTA को ना फाइनल मत बताओ, आप WTO को ये बता दो BTA तो हमारा सिर्फ एक इंटरिम एग्रीमेंट है, अभी पूरा FTA हम साइन करेंगे और BTA तो सिर्फ एक पड़ाव है। आप ये बोलोगे तो WTO में वो गलत नहीं होगा, फिर वो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं होगा। अगर देखो इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट समझें तो प्रैक्टिकल इंपैक्ट ये है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो देखो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। उनका फोकस है बायलेटरल डील्स पर, लोगों को धमका के टैरिफ की धमकी देके बायलेटरल डील साइन किया जाए अपने फेवर की। US WTO को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया रूल बेस्ड ऑर्डर में विश्वास करता है, हमेशा से इंडिया WTO का समर्थक रहा है। तो इंडिया को इन सजेशंस पे काम करना चाहिए। इंडिया जो डील साइन करे वो WTO के रूल्स के अनुसार हो, ये इंडिया इंश्योर करे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। हमने सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाला आर्टिकल डिस्कस किया। पिलर्स हैं
IAS ऑफिसर, लेकिन पिलर पुराने हो चुके हैं, अपग्रेड करने की आवश्यकता है। कंसल्टेंट से चलता है सारा काम, एक्सपर्टीज़ बिल्कुल नहीं है, छोटे से छोटा काम भी कंसल्टेंट करते हैं। स्टेट सेक्रेटरीट में तो सिचुएशन और भी बुरी है, एक जगह टिकते नहीं डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर, जल्दी से ट्रांसफ़र कर दी जाती है। बल्कि ब्रिटिश राज में सिचुएशन ठीक थी, वहाँ पे एक्सपर्ट्स को वैल्यू किया जाता था। इकोनॉमी वाले ICS ऑफिसर्स का अलग से एक पूल था, सेंट्रल इकोनॉमिक मैनेजमेंट पूल, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। तो राइटर का सजेशन था कि IAS ऑफिसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक फील्ड वाले, एक पॉलिसी वाले। पॉलिसी वाले में आने जाने की जो अप्रोच है थोड़ी लिबरल बनाओ। पॉलिसी में जो ऑफिसर्स हैं उनको बाहर काम करने दिया जाए, बाहर से आइडिया लेके आएँ, प्रमोशन इनोवेशन के आधार पे होना चाहिए। तो ये सारा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये वाला आर्टिकल डिस्कस किया, आज हर 4 में से 1 अडल्ट मोटा है, डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। लेकिन ये पब्लिक फेलियर नहीं है, ये पॉलिसी फेलियर है। न्यूट्रिशन रेटिंग सिस्टम आया, लेकिन वो उसमें कमियां थी। बिस्किट और कॉर्नफ्लैक्स, इनको 2-2 स्टार रेटिंग दे दी गई, जबकि चिली वाला सिस्टम ज़्यादा बढ़िया था। फूड पैकेट के ऊपर साफ तौर पे लिखा होता था हाई इन शुगर, फैट एंड सोल्ट वाला फूड है। तो इससे चिली में ना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की जो कंजप्शन है ना वो 24% कम हो गई। ट्रैफिक लाइट वाला एक सिस्टम आना था 2021 में, बट फूड कंपनीज की लॉबिंग की वजह से FSSAI ने इग्नोर कर दिया अपना खुद का 2021 का जो ड्राफ्ट था। फिर राइटर बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज खुद ही बनाई जाती हैं फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के द्वारा, लूप होल्स ढूंढती हैं वो, और इवन बच्चों के प्रोग्राम में ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ऐड दिखाई जाती हैं। इवन FSSAI जो है वो डिफाइन ही नहीं करता कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है क्या, लिमिट ही नहीं डिसाइड की जाती। तो ये सारी कमियां हैं। फिर हमने ये US इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट वाला आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें हमने ये डिस्कस किया इंडिया US अगर BTA साइन करता है ना तो इसको मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, FTA को मिलता है मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल से एग्जम्पशन। तो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है जो BTA साइन करे ना इंडिया US, बोल दे कि ये हमारा सिर्फ एक इंटरिम एग्रीमेंट है, सिर्फ पड़ाव है, हम 10 सालों के अंदर अंदर FTA साइन कर लेंगे, तो फिर BTA को भी MFN के स्टेटस से छूट मिल जाएगी। और ट्रंप जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं ना, डेवलपिंग कंट्रीज को ना डेवलप कंट्रीज में माल एक्सपोर्ट करने पर छूट मिलती है, तो उतने ही टैरिफ ट्रंप लगा नहीं सकते, ये WTO का वायलेशन होगा। देखो USA तो WTO को इग्नोर कर रहा है, बट इंडिया तो WTO को सपोर्ट करता है ना, तो इंडिया को WTO के रूल्स को मानना चाहिए। आज 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, पहला मोटापे से संबंधित और दूसरा फिर ब्यूरोक्रेसी से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं, दोनों 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।